नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित PYQ है। इसमें आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे UPTGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, GDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, DSSP आदि सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सभी प्रश्नों की व्याख्या उनके साथ दी गई है, जिससे हमारे एक प्रश्न तैयार करने के लिए अन्य प्रश्नों की तैयारी भी हमारी साथ के साथ हो जाएगी। प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो और विजयपाल रासो। तो सही उत्तर है इसका बीसलदेव रासो। यह प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। और उत्तर की हम व्याख्या देखते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित मात्र आभास मात्र है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह मान्यता बीसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय है 1929 ईस्वी, आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं। नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, जो वीर गीत के रूप में है। बीसलदेव रासो में 4 खंड हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बीसलदेव रासो में कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। नरपति नाल ने इस बीसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन किया है और न उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार यह ग्रंथ श्रृंगार की ही प्रधानता करता है। वीर रस का इसमें मात्र किंचित आभास मात्र है। रचना है पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्रबरदाई। बीसलदेव रासो की जो रचना है, उल्टा लिखा हुआ है इसमें, जो पृथ्वीराज रासो रचना है वो चंद्रबरदाई की है। बीसलदेव रासो नरपति नाल। और खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय और विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। यह प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। किसके बारे में कहा है उन्होंने? यह सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं, सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्र, अंतर्मुख साधना, महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ आते हैं। उनको साहित्य नहीं मानना चाहिए। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकृत रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का शौर्य का वर्णन किया गया है। और यह प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें राउल नामक नायक नहीं, नायिका का वर्णन किया गया है इसमें। और इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि है। सही है, यह मूलतः शिलांकृत रचना है। और राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, यह भी सही है। तो यह कथन इसमें सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। दिए गए तथ्यों में राउल वेल के विषय में राउल नामक नायिका का शौर्य वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राउल वेल
यह 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है। इसमें जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। यह एक शिलांकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है। इसमें नायिका राउल, इसके नख सिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। नायिका का किया है। इसमें 7 नायिकाओं का नख सिख सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए कि किसने कवि किसको माना है। शिव सिंह सेंगर स्वयंभू, राम कुमार वर्मा सरहपा या सरहपात को मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सालभद्र सूरी और गणपति चंद्रगुप्त पुष्य या पुंडू को मानते हैं। तो मिलान देखते हैं हम। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ही प्रश्न है और हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों के जो मत हैं वो कौन कौन से हैं। मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर पुष्पदंतिया पुष्य पुंडू को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन सरहपा, गणपति चंद्रगुप्त सालभद्र शूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, जयदेव एवं माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंजू को मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ राज सुमितगण, भरतेस्वरूप बाहुबलीराज सालभद्र शूरी और रेवतंगर गिरिराज जनधर्म शूरी की रचना है। ये रचनाकार हैं, ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। तो मिलान करना है कि किस तरफ से कौन सही है। तो सही यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ही प्रश्न है और हम मिलान देखते हैं इसका। रेवतिंगर गिरिराज जो रचना है जिनधर्म सूर्य सुमेलित नहीं है। इसका जो समय है 1231 ईस्वी है। विजय सिंह सूरी का यह काव्य ग्रंथ है। कवि एवं रचना का बाकी श्रावकाचार्य जो रचना है वो देवसेन की है। नेमिनाथ राज सुमितगण, भरतेश्वरी बाहुबलीराज सालभद्र सूरी की रचना है और रेवतंगिर गिरिराज किसकी है? विजय सेन सूरी की रचना है। इसमें क्या हुआ? जिनधर्म सूरी दिया है जो गलत है। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। दिए गए तथ्यों में से यह तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र और सीधी सरल मानी जाती है सही नहीं है। सरहपा सिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता हैं, प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। महत्वपूर्ण है कि मूल नाम क्या था सरहपा का? राहुल भद्र। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इन कविताओं को सपाट बयानी है कविताओं की, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उक्ति किसके विषय में है? यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है गोरखनाथ के विषय में। उन्होंने कहा है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह तुलसीदास ने कहा है गोरखनाथ के लिए। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे जिसमें मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्णमूला, झोला आदि होते थे। यह कान छेदकर कानों में कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें
कनफटा योगी भी कहते थे। ये कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये गोरखनाथ का ग्रंथ है। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख हैं अमनस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरख शतक, गोरख संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। तो यह गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बृहत्तम संस्करण, जिसमें 16,306 छंद हैं, मध्य संस्करण 7,000 छंद हैं, लघु संस्करण 3,500 छंद हैं और सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद हैं। तो यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सबसे छोटा संस्करण, जिसमें 1,300 छंद हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रामाणिक या मूल रासों मानते हैं, जिसमें 1,300 छंदों का उल्लेख किया गया है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण को प्रामाणिक माना है। बृहद रूपांतरण 16,306 छंद सर्वाधिक अप्रामाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, जिनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासों में 69 समय में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय, कैमास वध सर्वाधिक मार्मिक समय है। 61वां समय कन्न उज्ज समय सबसे बड़ा समय है और 65वां समय विवाह समय और 69वां समय महोवा युद्ध समय प्रमुख है। इन सभी समयों के बारे में और सभी तथ्यों के बारे में हम आदिकाल के सत्र में अध्ययन कर चुके हैं और संक्षिप्त में विस्तार से हमने इन समयों के बारे में भी पढ़ा हुआ है। सभी समयों का वर्णन दिया हुआ है, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताया भी है कि किस समय में क्या महत्वपूर्ण है। माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ ओझा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इन्होंने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है तथा श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक रचना मानते हैं। बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं। यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ही प्रश्न है और आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, अगर चंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगर चंद नाहटा। सही उत्तर है माता प्रसाद गुप्त एवं अगर चंद्र नाहटा ने इसका संपादन किया है। बीसल देव रासों के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगर चंद नाहटा हैं। बीसल देव रासों को 14वीं शती विक्रमी की रचनाकार नरपति नाल की रचना है। यह प्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसलदेव का जो विग्रह राज है उनका विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। तृतीय में राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बीसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। बीसलदेव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह सही नहीं है। मतलब
दिए गए तथ्यों में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था, वो जनता को कोई उपदेश नहीं देना चाहते थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें तूतिए हिंद, इनकी उपाधि है, हिंद का तोता कहा जाता है, जिन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपिताका, लिखनावली। यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का ही प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पदावली उनकी रचना है उसके आधार पर वो मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? लिखनावली, ये पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली संस्कृत रचनाएं हैं, गया पत्तलक, वर्ण्यकृत, दुर्गा भक्तरंगिनी, गंगा वाक्यावली। अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्तिपताका। मैथिली भाषा की है पदावली, गोरक्ष विजय। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया था। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रंग भ्रंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है जो एक गीत काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी नाला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कौन सी रचना? पदावली। विद्यापति की अन्य उपाधियां कौन कौन सी हैं? अभिनव जयदेव, राजा शिव के द्वारा प्रदत्त है यह उपाधि इन्हें। कवि शेखर, खेलन कवि, वय संधि के कवि, कवि कंठहार और दशावधान। तो ये सभी इनकी उपाधियां हैं जो विद्यापति को दी गई हैं। तो उपाधियों से भी प्रश्न आते हैं कि अभिनव जयदेव किस कवि की उपाधि है? तो वह विद्यापति हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ और यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए विवरणों में हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, यह विवरण सही नहीं है। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार उन्होंने भारत में तीव्रता से हुआ था। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल साकृत्यायन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है राहुल साकृत्यायन। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। कथन राहुल साकृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि शरपा को माना है। राहुल साकृत्यायन ने सरहपा को माना है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर। यह प्रश्न आरपीएस स्टैंड प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका कीर्तिलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन कीर्तिलता से संदर्भ रखता है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। याद रखना, अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं इनमें, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया है। आदिकाल के जो राजा थे उनकी रचनाओं में अधिकतर आदिकाल के जो कवियों ने राजाओं की प्रशंसा और उनकी वीर गाथाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। विद्यापति का जो समय है 1350 से 1450 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूल परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्भक्त तरंगी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। याद रखना है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है और कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये सभी और दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली से तो कई बार प्रश्न और कीर्तिलता और पदावली से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं विद्यापति से संदर्भ रखते हुए आदिकाल से। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको सत्र। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।